मिशन आईएएस की इस टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके रूबरू हो सकूँ, आपके साथ बात कर सकूँ। डॉक्टर नरेश चंद्र, प्रोफ़ेसर प्रवीण सर, आपका विशेष तौर पे धन्यवाद कि आपने पूरे देश में से उन कुछ लोगों में मेरा शुमार किया है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके इन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। सो मैं बहुत हर्षित हूँ कि मेरे को आपने अपने इस ग्रुप में लाइव होने का मौका दिया है। लॉकडाउन के दरमियान पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक भयानक संकट से गुजरा है। पर इस संकट ने 2 काम किए हैं। बिना शक इसने बहुत से दुःख दिए हैं समाज को, बहुत से लोगों को हमसे छीन लिया है, बहुत से लोग बीमार हुए हैं। पर हर संकट अपने आप में एक चुनौती होता है और मनुष्य हमेशा से ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करता आया है। तो हमने भी इस चुनौती को स्वीकार किया, हमारे देश ने स्वीकार किया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और जब पूरा विश्व को कोरोना ने आइसोलेट कर दिया, क्वारंटीन कर दिया, तो हमने उस आइसोलेशन में भी एक-दूसरे से मिलने के बहुत से रास्ते निकाले, बहुत से रास्ते खोजे और उनमें से एक खूबसूरत रास्ता है, जिस माध्यम से हम मिल रहे हैं, फेसबुक लाइव। इसके अलावा ज़ूम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा और बहुत से माध्यम ऐसे हैं, अगर कोरोना संकट ना आता तो शायद हम इन माध्यमों की तलाश ना कर पाते, या इन माध्यमों पे इतनी शिद्दत से जा ना पाती। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संकट काल के दरमियान फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ 1 मिनट कि साथी जुड़ें। अगर प्रॉपर टॉपिक शुरू करना है तो सर मैं अभी शुरू कर सकता हूँ, आप मेरे को बोल सकते हो, अदरवाइज़ 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं ताकि कुछ दोस्त जुड़ जाएँ तो और हम प्रॉपर टॉपिक पे आएँ। मैं जैसे बात कर रहा था कि संकट काल बहुत से लोगों के लिए बहुत सी दुश्वारियाँ लेके आया है, बट इस संकट काल ने क्रिएटिव लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी दिया है। जो लोग किसी भी तरह क्रिएशन से जुड़े हैं, स्टडी से जुड़े हैं, चिंतन से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, मनन से जुड़े हैं, उन लोगों को इस कोरोना पीरियड ने बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया, क्योंकि चिंतन करने के लिए आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में आदमी को अपने से मिलने के लिए वक़्त नहीं मिलता।
दुनिया से तो आदमी बहुत मिल लेता है। तो इस काल ने हमें अपने से मिलने का मौका दिया। मैं अपनी इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाता हूँ, इसी से जोड़कर करवाता हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है। मैं थोड़ा-सा धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि साथी कुछ जुड़ जाएँ। मैं मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप है। पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में अध्यापक हूँ और अध्यापक होने के साथ-साथ मेरा जो बेसिक आधारभूत क्षेत्र है, वो है नाटक, नाटक, ड्रामा। मेरी पीएचडी नाटक पे है। दुनिया में नाटक की एक विधा है, शायद आप में से किसी ने सुना हो उस विधा के बारे में, उसको ओपेरा कहते हैं। मैंने उस ओपेरा विधा पे पीएचडी की थी है, जिसका जन्म इटली में हुआ था। इटली के राज दरबारों में पैदा हुई थी ओपेरा और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इस विधा ने अपने बहुत सारे रूप अख्तियार किए। भारत का जो बुनियादी नाटक है, जो आदिकालीन नाटक है, वो भी संगीत नाटक था। या नृत्य नाटक था या संगीत नाटक था। संगीत नाटक और नृत्य नाटक भी ओपेरा के बहुत पास-पास हैं और पंजाब में ओपेरा की एक बड़ी खासी अच्छी लंबी परंपरा है। तो मैंने विश्व ओपेरा, भारत की संगीत नाटक की परंपरा और पंजाबी ओपेरा में पीएचडी की है। मैं नाटक लिखता हूँ, नाटक खेलता हूँ, नाटक की आलोचना करता हूँ, नाटक की खोज करता हूँ। मेरी नाटक की 7 पुस्तकें हैं, जो मौलिक लेखन की हैं और मेरी 12 पुस्तकें नाटक आलोचना की हैं। इसके अलावा मैं अपने मन के भावों को पेश करने के लिए कभी-कभी कविता लिखता हूँ और कविता के साथ-साथ प्रोज़ भी लिखता हूँ। मेरी इस लॉकडाउन के दरमियान जो मैं बात कर रहा था कि इस लॉकडाउन ने आदमी को चिंतन करने के मौके दिए हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। पंजाब में बहुत से जगहों पर मैं अक्सर जाता था। इतना जाता था, इतना ज़्यादा जाता था कि आपको शायद हैरानी होगी कि 3 साल में मेरी गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चली। मैं बहुत सारा सफ़र करता था। और जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को मज़ाक में पूछा था कि डॉक्टर साहब अब आपका टाइम पास कैसे होगा? आप तो लगातार इतना सफ़र करते थे। तो मेरे लिए लॉकडाउन एक बहुत विलक्षण अनुभव था। एक पूरी तरह भागने वाला आदमी, कभी इधर कभी उधर, रोज़ 100, 150, 200 किलोमीटर सफ़र करने वाले आदमी को घर में अगर आपको बिठा दिया जाए कि आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने घर पे बैठना है, तो मेरे लिए ये बहुत कमाल का अनुभव था। तो इस समय में मैं अपने आप से जुड़ा। मैंने बहुत से उन प्रोजेक्टों पे काम किया, जिन पे शायद मैं सारी ज़िंदगी कभी काम ना कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान मैं हर रोज़ एक निबंध लिखता था, लगभग 2500 से लेकर 3000 शब्दों का पंजाबी में। हर रोज़ वो निबंध फ़ेसबुक पे डलता था और सैकड़ों पाठक थे उसके। बड़े-बड़े निबंध फ़ेसबुक पे पढ़ते नहीं थे लोग। बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते थे कि सर आपके निबंधों ने हमें फ़ेसबुक पे लंबी पोस्टें पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैंने 60 दिनों में 60 निबंध लिखे जो अब 2 पुस्तकों के रूप में एक पुस्तक प्रकाशित होगी, उसका नाम है लॉकडाउन डायरी।
उसका पहला भाग आ चुका है, दूसरा भाग अभी उसका अगले दिनों में आने वाला है। सो लॉकडाउन में ये मैंने काम किया। सो मेरी लगभग 22 के करीब पुस्तकें हैं सारी, जिसमें मेनली नाटक या नाटक की आलोचना, और कुछ पुस्तकें प्रोज की हैं, और कुछ पुस्तकें मैंने संपादित की हैं। मेरे नाटकों का एक ग्रुप है। मैं पंजाबी में पंजाब में नाटक करता हूँ। ओपेरा मैंने लिखे भी हैं, ओपेरा मैंने खेले भी हैं, ओपेरा पे ही मैंने पीएचडी की है। जो संक्षेप संक्षेप से मेरी इंट्रोडक्शन है। अब मैं दोस्तों अपनी बात पे आता हूँ। जो आज का टॉपिक है, मर रही संवेदना। इस बीच में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कमेंट देख रहा हूँ साथ साथ। अगर आप कोई भी बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक शेर से बात शुरू कर रहा हूं, एक कविता की 4 लाइनों से बात कर रहा हूं कि आदमी से दोस्तों गुम हो गया है आदमी, कौन जाने किस जगह पे खो गया है आदमी, आने वाली नस्लों के पैरों में कांटे चुभेंगे, किस तरह के बीज देखो बो गया है आदमी, किस तरह के बीज देखो बो गया है आदमी। दोस्तों, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी को हम सूचना और तकनीक की सदी कहते हैं। बिना शक 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य ने बहुत तरक्की की है। आदमी चांद से भी आगे मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं। रॉकेट से रोबोट तक हमने बहुत कुछ नया खोज लिया है। बहुत सारे नए विशेषज्ञ पैदा कर लिए हैं। मतलब आदमी बहुत कुछ बन गया, पर आदमी आदमी नहीं रहा। आदमी से आदमी का गुम हो जाना इस दौर का सबसे बड़ा संकट है। आदमी का आदमी ना रहना, ये बहुत खतरनाक बात है। वो कहते हैं कि कोई जानवर किसी जानवर से, कोई चिड़िया किसी चिड़िया से नहीं कहती कि चिड़िया तू चिड़िया बन। कोई गाय किसी गाय से नहीं कहती कि गाय तू गाय बन। पर बंदा बार बार एक दूसरे को कहता है कि बंदा तू बंदा बन, या मैं तुझे बंदा बनाता हूं। इसका मतलब हम अभी तक बंदा नहीं बने, हम अभी तक आदमी नहीं बन सके, और बहुत कुछ बन गए। ये आज के दौर का सबसे बड़ा संकट है। इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपने अंदर से ना संवेदना खत्म कर दी है। आदमी और मशीन का बस एक ही फर्क है। मशीन भी बहुत काम करती है। आजकल जो रोबोट आ गए हैं, बहुत विकसित रोबोट आ गए हैं, वो आदमी की तरह बहुत सारा काम करते हैं, आदमी से ज्यादा काम करते हैं। बस मशीन और आदमी में एक ही फर्क होता है कि मशीन में संवेदना नहीं होती, आदमी में संवेदना होती है। और जब आदमी में से भी संवेदना खत्म हो जाए, तो आदमी मशीन बन जाता है। वो कहते हैं कि एक हमारे पंजाब में एक लोकोक्ति बोली जाती है कि आज फलां आदमी पूरा हो गया। इसका मतलब है कि पूरा होने का मतलब है कि फलां आदमी मर गया। मरने को पूरा होना कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये निकला कि आदमी मरने तक अधूरा होता है। जो आदमी मरने तक अधूरा होता है, वो संवेदनशील आदमी होता है। उसमें हर पल सीखने की गुंजाइश होती है।
और जब आदमी मर जाता है, तो वो आदमी अकड़ जाता है। वो कहते हैं कि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो संवेदनहीन होना भी अकड़ना होता है। संवेदनहीन होना भी मशीन बन जाना होता है। सो आज के दौर में हम बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, पर हमने संवेदना गँवा दी। ये हमारा बहुत बड़ा संकट है और हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस संवेदना को वापस कैसे लाना है। आप बहुत अच्छे कोर्स के लिए काम कर रहे हो, उसमें शायद आप पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे कि ज्ञान का या सीखने का पहला पड़ाव इन्फॉर्मेशन होती है। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, भारत कब आज़ाद हुआ था, गदर लहर कब शुरू हुई थी, महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन कब शुरू किया था। ऐसी अनेक बातें हैं जो इन्फॉर्मेशन के रूप में हम प्राप्त करते हैं। पर इन्फॉर्मेशन सीखने का पहला पड़ाव होता है, पहला स्टेप होता है, पहला सोपान होता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने एजुकेशन को इन्फॉर्मेशन मान लिया है। जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम उसको एजुकेटेड आदमी मान लेते हैं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी जो परीक्षा नीति है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन का मूल्यांकन होता है। जबकि इन्फॉर्मेशन सीखने का बहुत इनिशियल और प्रथम सोपान है। इन्फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो सीखने का होता है, उसको हम कहते हैं ज्ञान। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम कहते हैं कि आग आग में ऊर्जा होती है, आग बहुत सारे काम करती है। पहले हम आग को इन्फॉर्मेशन के स्तर पर लेते हैं कि आग क्या होती है। उसके बाद हम आग के बहुत सारे प्रयोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आग खाना बनाने के काम आती है, आग और बहुत सारे काम आती है। इसका मतलब हमने उसका ज्ञान वाला रूप प्राप्त कर लिया सीखने का। उसके बाद उसका अगला रूप, उससे भी अगला रूप होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। एक बच्चा आग में हाथ डाल देता है, इसका मतलब उसको आग के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है। किसी चीज को समझना इंफॉर्मेशन और ज्ञान से अगली बात है। हमारे पाठ्यक्रम में अनेक बातें ऐसी हैं जो हमने इंफॉर्मेशन के स्तर पर प्राप्त कर ली, ज्ञान के स्तर पर प्राप्त कर ली, पर समझ के स्तर पर प्राप्त नहीं की। आज भी हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। हालांकि ये तीसरी चौथी क्लास में प्रश्न आ जाता है कि सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है, दिन और रात ऐसे बनते हैं, मौसम ऐसे बदलते हैं। पर क्योंकि हमें वो सब पढ़ाया गया था परीक्षा की नजर से, अगर हम उसे ज्ञान और समझ की नजर से पढ़ते और पढ़ाते, तो शायद आज हमारी स्थिति और होती, आज इंसान की स्थिति और होती। हमने उसको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास करने के नजरिए से पढ़ा था, इसलिए हम इंफॉर्मेशन और ज्ञान से आगे नहीं बढ़ पाए। और समझ से अगली बात, समझ से अगला सोपान संवेदना का होता है। कई बार हमें समझ भी आ जाती है, पर जितनी देर तक आदमी में उस जो उसने समझा है उसके प्रति संवेदना नहीं पैदा होती, तब तक उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी इंफॉर्मेशन मानव समाज के किसी काम की नहीं है।
मैं एक छोटी-सी उदाहरण देता हूँ आपको। हम गाड़ी में बैठते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। हमें सीट बेल्ट की इन्फॉर्मेशन भी है, हमें सीट बेल्ट की समझ भी है, उसको लगाने का भी पता है, उसके फ़ायदे-नुकसानों का भी पता है, पर फिर भी सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हम उसके प्रति सेंसिटाइज़ नहीं हैं। और हमारे तो सीट बेल्ट लगाते तब हैं जब आगे पुलिस वाला खड़ा होके चालान काट देगा। ऐसे ही हम बहुत सारे मसलों पे हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हमारे समाज में भ्रूण हत्या है, वुमेन फीटिसाइड, उसके प्रति हमें इन्फॉर्मेशन भी है, हमें ज्ञान भी है, हमें समझ भी है कि भ्रूण हत्या बुरी बात है, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर भी समाज में भ्रूण हत्या हो रही है। फिर भी समाज में दहेज लिया जा रहा है, फिर भी समाज में रिश्वत ली जा रही है, फिर भी समाज में भ्रष्टाचार है। और हैरानी की बात ये है कि जो लोग पढ़ जाते हैं, वो लोग ये सारा कुछ ज़्यादा करते हैं। अनपढ़ आदमी में एक खुदा का भय होता है, एक डर होता है, वो शायद बहुत सारी बातें गलत नहीं करता, पर हमारी हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान हमें पता नहीं कैसा बना देता है, मशीन की तरह बना देता है कि हम संवेदनहीन हो जाते हैं। इंसान और इंसानी कीमतों के प्रति हम संवेदनहीन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा संकट है कि ज्यों-ज्यों हम पढ़ते हैं और ज्यों-ज्यों हम बढ़ते हैं, त्यों-त्यों हम संवेदनहीन होते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें, हम संवेदनशील हो जाएँ संवेदनहीन की जगह पे, तो बहुत सारे मसलों का हल अपने आप निकल आ जाएगा। किसी प्रकार की कैंपेन चलाने की, किसी प्रकार की मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदिकाल से लेकर आज तक आदिकाल से लेकर आज तक जब से मनुष्य ने जंगल सभ्यता से आधुनिक सभ्यता में पहला कदम रखा था, तब से लेकर आज आज तक हम लगातार संवेदनहीनता की तरफ बढ़े। इंसान ने इंसान को इंसान नहीं समझा। इंसान ने इंसानी कदरों-कीमतों का पालन नहीं किया। हम जातियों, धर्मों, मज़हबों, क्षेत्रों, भाषाओं, पता नहीं किस-किस चीज़ों में बँट गए। हमने मनुष्य की मनुष्यता की पहचान नहीं की अभी तक, मानवता की पहचान नहीं की, उसके अंदर जो मानवीय कदरें-कीमतें हैं, उनकी पहचान नहीं की। और अब स्थिति ये पहुँची हुई है कि जगह-जगह धर्मों के नाम पर, जगह-जगह जातियों के नाम पर, जगह-जगह भाषाओं के नाम पर हम बँटे हुए हैं और एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। सत्ता वालों ने और बहुत सी ताकतों ने हमें बाँटने का काम किया है। अब जब हम अखबारों पे नज़र डालते हैं, इंटरनेट पे नज़र डालते हैं, तो ऐसी-ऐसी खबरों से अखबार भरे पड़े होते हैं, जो खबरें मानव के होने पर ही कलंक हैं, मानव के माथे पर कलंक हैं। पिछले दिनों हाथरस में जो कुछ देखा, उससे पहले दिल्ली में निर्भया के साथ जो देखा, जम्मू में आसिफा के साथ जो देखा और पंजाब में, बाकी सारे देश में जगह-जगह पर कहीं जातियों के नाम पर, कहीं धर्मों के नाम पर, कहीं अ, औरत-मर्द के नाम पर जो खेल खेला जाता है, वो संवेदनहीनता की शिखर है। मैं साथ-साथ कुछ कविताएँ भी आपके साथ अपनी शेयर करूँगा। हमने चीज़ों को देखना कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये नज़रिए का सवाल है, ये दृष्टि का सवाल है।
एक बात आपके साथ और साझी करना चाहता हूँ कि कुदरत ने बहुत सारी विभिन्नता पैदा की। इस दुनिया में 800 करोड़ के करीब लोग हैं और कुदरत का करिश्मा देखिए कि 800 करोड़ लोगों में किसी की भी ना तो मुकम्मल किसी के साथ शक्ल मिलती है, ना मुकम्मल किसी के साथ अकल मिलती है। कुदरत ने हर चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग बनाया है। कुदरत ने हज़ारों फूल पैदा कर दिए, पर कोई फूल किसी फूल से नहीं मिलता। कुदरत ने हज़ारों वृक्ष पैदा कर दिए, कोई वृक्ष किसी से नहीं मिलता। कुदरत ने हज़ारों फसलें पैदा कर दी, कोई फसल किसी से नहीं मिलती। कुदरत ने हज़ारों पशु, पंछी, पक्षी पैदा कर दिए, कोई पशु-पक्षी किसी से नहीं मिलता। कुदरत ने 800 करोड़ लोग, मानव पैदा कर दिए, कोई मानव किसी से नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि हम दूसरों को अपने वर्गा बनाने की ना कोशिश करें, दूसरों की विलक्षणता की कदर करें और दूसरों की विलक्षणता को पहचानें। हमारी एजुकेशन इस बात में फेल साबित हुई है। हमारी एजुकेशन दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है, उसमें से उसको खोजने की कोशिश नहीं करती। मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक होने के नाते मेरा ये अनुभव है, मैंने इस पे बहुत कुछ लिखा है कि एक एजुकेशनिस्ट का काम, एक अध्यापक का काम, एक शिक्षाविद का काम किसी के अंदर कुछ भरना नहीं होता। बच्चा डस्टबिन नहीं होता कि उसको हम अपने कचरे से भर दें, उसमें से कुछ निकालना होता है। जो अध्यापक अपने बच्चों में से कुछ निकालने में कामयाब हो जाता है, वो अध्यापक एक सफल अध्यापक है। अदरवाइज़ हम सभी बच्चों के अंदर ठूँसने का यत्न करते हैं, उसको डस्टबिन समझकर उसको भरने का यत्न करते हैं। स्कूल में 8 पीरियड होते हैं, हर पीरियड वाला टीचर आके दिमाग का ढक्कन उठाता है और अपना कचरा उसमें भरता है। ज़रूरत इस बात की है कि वो बच्चा जो हमारे सामने है, वो दूसरों बच्चों से विलक्षण कैसे है? दूसरे बच्चों से अलग कैसे है? कुदरत ने उसको ऐसा क्या देकर भेजा है, जो दूसरों के पास नहीं, उस बच्चे के पास है, उसको ढूँढना शिक्षा है। अगर हम उस बच्चे के अंदर से उस ओरिजिनल बच्चे को ढूँढ लें और उसको उसी दिशा में काम करने का मौका दे दें, तो संवेदनहीन होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमारी बदकिस्मती है कि हमने फ्रेम बनाए हुए हैं बहुत सारे। हम लोगों को उस बने-बनाए फ्रेम में ढालने की कोशिश करते हैं, इसलिए मौलिकता नहीं पैदा हो रही। इसलिए मनुष्य को उसकी रुचि और अभिरुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। उसके टेस्ट के मुताबिक जीवन जीने का मौका नहीं मिलता। जो कुदरत ने उसके अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट दी हैं, उन बेसिक इंस्टिंक्ट को ढूँढने और उनको विकसित करने का मौका नहीं मिलता। ये सब समस्याओं की जड़ है। जब आदमी को अपने टेस्ट के विपरीत काम करना पड़े, जब आदमी को कोई थोपा हुआ काम करना पड़े, तो ना तो समाज में अनुशासन पैदा हो सकता है, ना समाज में शुचिता पैदा हो सकती है, ना समाज में किरदार पैदा हो सकता है, ना समाज में संवेदना पैदा हो सकती है। इसलिए पूरे समाज का ये फर्ज बनता है कि जो भी आदमी इस धरती पे आया है, उसकी कुछ बेसिक ज़रूरतें पूरी हों, उसमें से उसको पहचाना जाए, वो आदमी दूसरों से अलग कैसे है, कुदरत ने उसको ऐसा क्या देके भेजा है जो जिसके कारण वो दूसरों से अलग है, अगर हम उसको ढूँढ निकालें। पिछले दिनों में आपने देखा होगा वो उस औरत का जो भीख माँग रही थी एक रेलवे स्टेशन पे वो लता मंगेशकर की आवाज़ में गाती थी, वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चित हुई। उसको बाद में किसी ने मौका दिया, उसको एक स्टूडियो में लेके गया, उसका गीत रिकॉर्ड कराया। वो तो एक उदाहरण है। कितनी लताएँ पता नहीं और भीख माँग रही होंगी। कितने आइंस्टाइन पता नहीं रोज़ी-रोटी के जुगाड़ में ढाबों पे बर्तन माँजते होंगे। थॉमस एडिसन को
उसके उसके टीचरों ने डफर कह के स्कूल से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि थॉमस एडिसन एक यूनिक बच्चा था। वो बाकी सब बच्चों जैसा नहीं था। उसको खिलौना देते थे तो वो खिलौने को तोड़ के देखता था कि इसमें से आवाज कहां से आती है। ये उसकी एक वृत्ति थी उसके अंदर, ढूंढने की, खोजने की। बेसिक तौर पर कुदरत ने उसके अंदर एक साइंसदान भर के भेजा था। पर हमारे सिस्टम ने उसको उसके पहचानने की और उसको तोड़ने फोड़ने वाला, शरारती, हुड़दंग मचाने वाला बच्चा के घर को भेज दिया। उस पे लिख दिया, उसकी कॉपी पे नोट लिख दिया कि ये दुनिया का सबसे डफर बच्चा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और उसकी माँ ने उसी उसी पर्ची को रख लिया था और बच्चे को कहा था कि तेरे लिए कमेंट किया है कि ये दुनिया का बहुत अच्छा बच्चा है, इसको हम पढ़ाने के योग्य नहीं है, इसको ले जाइए, इसको आप कहीं और पढ़ा लीजिए। उसकी माँ ने उसको बताया नहीं था कि उसने डफर बच्चे का कमेंट लिख के दिया है। मैंने इस पे एक नाटक लिखा है थॉमस एडिसन पर, कोशिश नंबर 10,001। और जब वो बच्चा घर पे आ गया था ना, तो उसको बुरे सपने आने दिखाई देने लगे। वो रात को सपनों में डर के उठता था और बड़बड़ाता था, अपनी माँ को कहता था कि माँ, मैं अंधे कुएं में गिर गया हूं, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे को रोशनी दो माँ, मेरे को रोशनी दो माँ। तो माँ ने कौन सी रोशनी दी उसको? उसकी जीवनी पढ़ के देखो। माँ ने उसको किताबें दी, माँ ने उसको ज्ञान दिया, माँ ने उसको संवेदना दी। तो बच्चा किताबों में लग गया, उसको रोशनी मिल गई, वो अंधे कुएं से बाहर निकल आया। जिस बच्चे को उसके अध्यापकों ने, उस व्यवस्था ने मिसफिट कह के, डफर कह के बाहर निकाल दिया था, उस बच्चे के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा आविष्कार हैं। उस बच्चे के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा आविष्कार हैं। और जो उसने बल्ब की खोज की थी, जिसके लिए हम उसके जानते हैं, खोज तो उसने लगभग 1,000 के करीब की है। उस बल्ब की खोज के लिए उसने 10,000 बार कोशिश की थी। हर बार फेल हो जाता था। उसका एक दोस्त था, उसका असिस्टेंट था, उसने पूछा कि आप हर बार फेल हो जाते हो, तो मेरी भी एनर्जी खत्म खत्म कर रहे हो, अपनी भी एनर्जी खत्म कर रहे हो, पैसा खत्म कर रहे हो, क्यों बर्बाद हो रहे हो, छोड़ दो इस सारे को। तो उसने कहा कि हम फेल नहीं हुए। अगर हम 10,000 बार असफल हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इस काम को ये 10,000 करने के तरीके ठीक नहीं। अगर कोई और हमारे बाद काम करेगा, तो उसको ये पता होगा कि ये 10,000 तरीकों से काम नहीं हो सकता। अगर उसके पास कोई और तरीका है, तो वो इस काम को करे, अदरवाइज अपनी एनर्जी ना लगाए। असफलता भी सफलता होती है। असफलता भी राह दर्शाती है, पर वो हटा नहीं, वो डटा रहा। और उसने जिस बच्चे को अंधे कुएं में गिरा दिया था समाज ने, उस बच्चे ने समाज को रोशनी दी, बल्ब के लिए पूरी दुनिया को रोशन कर दिया अपने टैलेंट के साथ। उस टैलेंट को, जिस टैलेंट को उसकी माँ ने खोजा था, उसकी माँ ने प्रमोट किया था, उसकी माँ ने अंधे कुएं से निकालकर उसको रोशनी दी थी, और वो दुनिया का संवेदनशील इंसान बना। उसने दुनिया को बहुत सारा कुछ दिया। सो दोस्तों, किसी बच्चे को खोजना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ थॉमस एडिसन की बात नहीं, मैं आपको गैलीलियो की बात बता देता हूँ। मेरा बहुत काम है, साइंस फिक्शन पे मैंने बहुत काम किया है। गैलीलियो को इतना होमवर्क दिया जाता था, इतना होमवर्क दिया जाता था कि वो सारा दिन शाम तक काम करता रहता था। एक दिन वो किताबों को छोड़कर, किताबों को गिरा कर, फेंक कर बाहर निकल आया। रात हो चुकी थी, तारे थे आसमान पे। वो आसमान की तरफ सिर उठाकर खड़ा हो गया और तारों में खो गया, अपनी कल्पना में खो गया। तो उसको लगा कि तारे उसकी मुट्ठी पे आ गए हैं, तारे जमीन पर आ गए हैं। तो उसने एक एक हाथ ऐसे ऊपर उठाया, ऐसे हाथ ऊपर उठाया तारों की तरफ,
और गीत गाया कि बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, कितने तुम सारे तू बोलता क्यों नहीं, तेरी चमक बड़ी है, तेरी चमक बड़ी है, बड़े लेता है नजारे, तू बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं। वो अपनी तुलना तारों से कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो फंसा हुआ होमवर्क में, और तुम आराम करते हो, नज़ारे लेते हो, चमकते हो। मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ, मैं तुमको हमारे मेरे पास बुलाना चाहता हूँ। जब जब मेरे को अपने पास ले जाओ, जब जब तारों तुम ज़मीन पे आ जाओ। वो पल था जब उसने एहसास किया कि मैं तारों को ढूँढना है, मैं सितारों के पास जाना है। उस एक पल ने, उस एक मोमेंट ने उसको दूरबीन की खोज की तरफ अग्रसर किया था। वो उसकी ज़िंदगी के सबसे क्रिएटिव पल थे, सबसे संवेदनशील पल थे, जब उसने तारों से बातें की। हमने बच्चों से सारा कुछ छीन लिया, हमने तारे छीन लिए, हमने नज़ारे छीन लिए। सोचना होगा हमें, हमें बदलाव करना होगा कि हम किस-किस दिशा में बढ़ रहे हैं, संवेदनशीलता क्यों मर रही है हमारी सोसाइटी में? नीरसता क्यों है हमारी इसमें सोसाइटी में? दानवीय प्रवृत्तियाँ क्यों हैं हमारी सोसाइटी में? उनको किसने पैदा कर दिया? किसने हमारे अंदर बीज बीज दिए उस दानवीय प्रवृत्तियों के कि हर आदमी दरिंदा हो जाता है? मेरी बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो लोग दरिंदे हो जाते हैं, जब दूसरे की बेटी बाहर निकलती है तो मैं दरिंदा हो जाता हूँ। हमारे गाँव में ना बेटियों को पढ़ने नहीं देते। वो जब गाँव में जाती है दुकान पे तो घर वाले कहते हैं कि बेटी तू अकेले नहीं जाना। अब सोचने वाली बात है कि गाँव की दुकान पे रीछ थोड़ी बँधा होता है। कोई बाघ, कोई चीता थोड़ी बँधा होता है। इसका मतलब ये है कि आदमी आदमी से डर रहा है। लोग अपनी बेटियों को बसों में नहीं भेजते कॉलेज जाने के लिए। बसों में कौन से शेर बंधे होते हैं? बसों में भी हम ही होते हैं। इसका मतलब मेरी बेटी को दूसरों की बेटी से दूसरे लोगों से खतरा है और दूसरों की बेटी को मेरे से खतरा है। हम एक-दूसरे के प्रति असंवेदनशील होने की वजह से एक-दूसरे को डरा रहे हैं और एक-दूसरे से डर रहे हैं। और क्या-क्या कुछ नहीं हुआ हमारे समाज में। मैंने मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो हाथरस में घटना घटी मनीषा के साथ, उसपे मैंने एक कविता लिखी। उस कविता का सिरलेख है कि मनीषा हम नपुंसक हैं। मैं आपको सुनिए प्लीज़ आप। कविता का नाम है मनीषा हम नपुंसक हैं। मनीषा, दरिंदों ने तेरी जीभ काट दी, हमारी भी कहाँ सुरक्षित है, हमारी भी कहाँ साबुत है, हमारी तो शूर्पणखा के समय से कटी हुई है। मनीषा, दरिंदों ने तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हमारी भी कहाँ जुड़ी हुई है। अगर होती तो बहुत साल पहले ना खड़े हो गए होते। मनीषा, दरिंदों ने तेरी आंखें फोड़ दी हैं, हमें भी कौन सा दिखाई देता है। अगर दिखाई देता तो हमारा खून ना खौलता। मनीषा, वो तो दरिंदे थे जिन्होंने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पर हम क्या हैं? इंसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी भी रेपिस्ट हैं या नपुंसक हैं, और कोई ऑप्शन नहीं। अगर इंसान होते तो शायद चुल्लू भर पानी में डूब मरते, जब दो मर्दों की सत्ता की जंग में एक औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। हमने गर्दनें झुका ली थी, वो धरती में समा गई, हमें तो धरती ने भी जगह नहीं दी समाने के लिए। अभी तक जिंदा होने के भरम में जी रहे हैं, ऐसे कितनों ही और गुनाहों को देखते सुनने के लिए। और अब तक हमारी ज़मीर गुनाह प्रूफ हो गई है। मनीषा, तेरी तो अग्नि परीक्षा अब भी चल रही है, पर हम हम अभी परीक्षा देने के काबिल नहीं रहे। उस तसले की तरह
जिसका तला लगने के बावजूद, जो तला लगने के भी काबिल नहीं रहता। मनीषा, काश तुम जानवर होती। मनीषा, काश तुम जानवर होती, कम से कम तुझे रात के अंधेरे में दफनाया तो ना जाता। पर तू तो जानवर नहीं, इंसान थी। इंसान नहीं, औरत थी। औरत नहीं, दलित थी। तू कैसे खुली हवा में सांस ले सकती थी? तू कैसे खिलखिलाकर हंस सकती थी? तू कैसे आंख उठाकर देख सकती थी? कभी नहीं। अभी हमारी गंदी आत्माएं तेरी हंसी के बराबर की नहीं हुई। मनीषा, तेरी आत्मा तो उसी पल हलाल हो गई थी जिस पल दरिंदों ने तेरी इज्जत के साथ खेला था। और तू, अगर तू जिंदा भी रहती तो छिप छिप कर बेनाम, जैसे उन्होंने, जैसे गुनाह उन्होंने नहीं, तूने किया हो। मनीषा, तेरे जाने के बाद कुछ दिन हो हल्ला होगा। सबने अपनी अपनी रोटी सेंकनी है। फिर सौदेबाजी होगी। 5 लाख, 10 लाख, 20 या 30 लाख। घर के किसी सदस्य को नौकरी, रहने के लिए घर, या इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। जब जमीर बिक गई हो, किसी भी चीज का सौदा किया जा सकता है। सत्ता बेबाक बोल रही है। काश कोई उसकी भी जुबान काट देता। काश कोई उसकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता। काश कोई उसकी भी आंख फोड़ देता। काश, काश, काश। सो दोस्तों, इस इंसान ने अपने जैसे इंसानों के साथ क्या कुछ नहीं किया। हमारी सभ्यता के ऐसे ऐसे चैप्टर, ऐसे ऐसे अध्याय पड़े हैं इसमें, कि जब आदमी को आदमी होने पर, आदमी को आदमी कहने पर शर्मिंदा होना पड़ता है। आओ हम अपने अंदर से वो कूड़ा निकालें, वो गोबर निकालें जो पता नहीं कैसे हमारे अंदर भर गया है। हमारे समय का बहुत बड़ा शायर दुष्यंत एक जगह कहता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात की जरूरत है। अगर दो दो पक्षों में युद्ध चल रहा है, तो उसमें तीसरा पक्ष जो न्यूट्रल है, जो अपने आप को न्यूट्रल होने का दावा करता है, वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। वो उनमें से किसी एक के हक में या किसी एक के विरोध में होगा। पंजाब का शायर है, बहुत प्रसिद्ध, आपने उसकी कविताएं पूरे विश्व में चली गई, अवतार पाश। वो कहता है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ना होना तड़फ का, सब सहन कर जाना। घरों से निकलना काम पे और काम से घर जाना। सबसे खतरनाक है मनुष्य के सपनों का मर जाना। अगर हमारे सपने मर गए, अगर हम अपने आप को न्यूट्रल समझने लगे, तो कोई किसी को रोक नहीं सकेगा, कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। जो दरिंदा है उसने दरिंदगी करनी है, जो गंदा है उसने गंदगी फैलानी है। कसूर दरिंदों का नहीं होता, कसूर गंदों का नहीं होता, कसूर शैतानों का नहीं होता। कसूर उन लोगों का होता है जो किसी दूसरे पे शैतानी होते हुए, किसी दूसरे पे जुल्म होते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं। और जब उस पे जुल्म होता है तो कोई दूसरा बर्दाश्त कर लेता है। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले,
ये फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। दोस्तों, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अपनी अपने आप की परीक्षा लेने की जरूरत है। अपने आप का अध्ययन करने की जरूरत है कि मेरा कसूर कहाँ पर है। हम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ हो जाती हैं, पर हम उन 4 उंगलियों की परवाह नहीं करते। जितना कुछ समाज में हम देख रहे हैं, उसकी वजह एक ही है कि हम देख रहे हैं सिर्फ बस। अगर देखने की जगह हम कुछ करते होते, तो हम बुत ना होते, तो हम शैतान ना होते, तो हम इंसान होते। कुछ लोग दरिंदगी करते हैं, कुछ लोग देखते हैं। देखना भी बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो हमारी कलाई पर बंधी हुई भी हमारे लिए खड़ी होती है। वो सबसे खतरनाक है। जब जब समय का कॉन्सेप्ट हमारे लिए शून्य हो जाता है, वो बहुत बहुत खतरनाक पल होता है। जब जंगल में आग लगती है, तो उस जंगल की एक टहनी पे एक चिड़िया रहती है और दूसरी टहनी पे कौवा रहता है। वो चिड़िया को पता है कि जब जंगल जलेगा तो मेरा घोंसला भी जलेगा। तो वो जाती है पास की एक नदी से अपनी चोंच में थोड़ा-सा पानी भर कर ले आती है और उस पानी को आग पे डालती है, दोबारा जाती है, फिर चोंच में पानी भर कर लाती है, फिर आग पे डालती है, फिर जाती है, चोंच में पानी भर कर लाती है, फिर आग पे डालती है, तो वो हँसता है। वो कहता है, "ऐ मूर्ख, ऐ नादान, तेरे को क्या लगता है कि तेरी इस चोंच के पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी?" वो चिड़िया का जवाब सुनने वाला है। वो कहती है कि मेरे को पता है, मेरे बड़े भाई, मेरे को पता है कि मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। पर एक बात याद रखना, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। सो दोस्तों, ये फैसला हमने करना है कि आपका नाम कहाँ होगा। आप किस पक्ष में हैं। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप शून्य नहीं हो सकते। शून्य होना भी मुर्दा होना होता है। अगर आप शून्य हैं, तो आप उस पक्ष के साथ हैं जो पक्ष दरिंदगी कर रहा है। अगर आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, और जब आपके साथ होगा तो कौन रोकेगा? अपने अंदर इंसानियत जिंदा करो। इंसानियत, कदरें-कीमतें अपने अंदर पैदा करो, संवेदनशीलता पैदा करो अपने अंदर। संवेदना को मरने से बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी मशीन बनता पूरे समाज को तबाह कर देगा। हमें देखना क्या है? क्या हम सत्ता की मुँह तरफ देखेंगे? क्या हमको किरती, किसान, मज़दूर, जिसकी बुनियाद पे ये सारा समाज खड़ा है, क्या हमको वो कभी दिखाई नहीं देता कि पंजाब में कितने किसानों ने, मज़दूरों ने खुदकुशी कर ली, महाराष्ट्र में कितनों ने कर ली, और जगह पर कितने संकट हैं किसानों और मज़दूरों पर। लॉकडाउन के दरमियान हमने क्या-क्या नहीं देखा कि कैसे कितने लाखों करोड़ों मज़दूर रोटी की तलाश में सड़कों पे निकले थे। पहले उसके पास 100, 150, 200 रुपए कमा कर लाते थे, उसकी जेब में होता था, और लॉकडाउन में हमने देखा कि भूख में
मांगे हुए किसी से ब्रेड उसकी जेब में होते थे और वो आदमी सड़क के किनारे पड़ा होता था। कितने लोग कट गए सड़क के किनारे, कितने लोग मर गए। वो औरत जो बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन पे पड़ी थी, वो दृश्य जो 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 भूल सकता है ना, वो कभी संवेदनशील इंसान नहीं हो सकता। वो सारा कुछ हमारी धरती पे हुआ है। इस मनुष्य की धरती पर हुआ है, जो मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जीव मानता है इस समाज का। हमसे जानवर कितने दर्जे अच्छे हैं। जानवरों की कोई सरहद नहीं होती। पंजाब के अमृतसर शहर से उठकर एक चिड़िया आराम से लाहौर चली जाती है। उसको पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता। पर आदमी ने इतनी कंधे, इतनी दीवारें उसार ली हैं कि कोई 1 इंच दूसरी तरफ जाके तो दिखाए ना। सो मेरी कविता है कलंगी और घोड़ा। मैं वो कविता आपके साथ साझी कर रहा हूँ कि हमें देखना क्या होता है। हम हम बड़े-बड़े राजाओं की तरफ देखेंगे, जहाँ हम किरती किसान मज़दूर की तरफ देखेंगे। क्या नज़रिया है, ये नज़रिया आपको तय करेगा कि आप क्या हो और आप कहाँ खड़े हो। मेरी कविता है कलंगी और घोड़ा। तुमने घोड़े पर सवारी करता राजा देखा है। ध्यान देना दोस्तों। तुमने घोड़े पर सवारी करता राजा देखा है, मैंने राजे की सवारी बना घोड़ा देखा। बिल्कुल विपरीत। तुमने घोड़े पर सवारी करता राजा देखा है और मैंने राजे की सवारी बना घोड़ा देखा है। तुमने राजा के हाथ में पकड़ा चाबुक देखा है, मैंने घोड़े के जिस्म पे पड़ा चाबुक का निशान देखा है। तुमने राधे का नूरानी चेहरा देखा है, मैंने चाबुक खाकर दौड़ते घोड़े की टांगें देखी हैं। तुमने राजा का चमकता हुआ ताज देखा है, तुमने राजा का चमकता हुआ ताज देखा है और मैंने घोड़े का लोहे जैसा पांव देखा है। तुमने ताश पे लहराती हुई कलंगी देखी है और मैंने पाँव के बिल्कुल नीचे लगी खुरी देखी है। घोड़े के पाँव के नीचे हम लोहे की खुरी लगाते हैं। तुमने ताश पे लहराती हुई कलंगी देखी है, मैंने पाँव के बिल्कुल नीचे लगी खुरी देखी है। तुमने घोड़े के एड़ी लगती देखी है, मैंने खुरी में से आग निकलती देखी है। तुमने घोड़े के लगती एड़ी देखी है, मैंने खुरी में से आग निकलते देखी है। तुम्हारा सर कलंगी के आगे झुका हुआ है, मेरी आग को देखकर मुट्ठियां मिच गई हैं। और वो देखो, घोड़ा सवार को चित कर दुड़की लगाकर भाग गया है। सो दोस्तों, घोड़ा कौन है, कलंगी कौन है, ताश कौन है, खुरी किसकी है, आग कैसे निकलती है, हमने क्या देखा है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमें क्या देखना चाहिए। सो मैं अपनी बात के आखिर में आपको एक ही बात कहूंगा कि जो कंप्यूटर की भाषा में यूज करूं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, बहुत बुरी तरह करप्ट हो चुका है। मेरी कविता भी है वायरस एंटीवायरस। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस की जरूरत है, अदरवाइज विंडो करप्ट हो जाएगी और सिस्टम हैंग हो जाएगा। मेरी एक छोटी सी कविता है वायरस एंटीवायरस। मैं उसके साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें हमें हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें हमें क्या करना होगा। आप क्योंकि टेक्नीक के दौर में हैं और आप टेक्नीक के साथ लगातार खेल रहे हैं, तो उस टेक्नीक के दौर की एक कविता है वायरस एंटीवायरस। भ्रम था वायरस को
कि वह सब कुछ क्रैक कर डालेगा। भ्रम था वायरस को कि वह सब कुछ क्रैक कर डालेगा। दौड़ पड़ा था वो सरपट, तोड़कर सदियों का मजबूत पासवर्ड। मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। दौड़ पड़ा था वो सरपट, तोड़कर सदियों का मजबूत पासवर्ड। फैल गया था एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर तक अपना ही कोड लेकर। पहले नेटवर्क स्लो हुआ, फिर एक एक करके कंप्यूटर हैंग होने लगे, फिर होने लगा डेटा इन्फेक्टेड। पर भूल गया वो कि बहुत जल्द हर वायरस का एक एंटीवायरस भी बन जाता है। पर भूल गया वो कि बहुत जल्द हर वायरस का एक एंटीवायरस भी बन जाता है। तो लो, दिख रहा है ना बनता एंटीवायरस। इससे पहले कि वायरस ड्राइव में घुसकर हर फाइल और फोल्डर पे पड़े डेटा को करप्ट करता, इससे पहले कि वायरस ड्राइव में घुसकर हर फाइल और फोल्डर में पड़े डेटा को करप्ट करता और पूरी तरह हैंग हो जाता हमारा सुपर कंप्यूटर, एक्टिवेट हो गया है एंटीवायरस। अब वायरस के क्रैक होने की बारी है। देखते जाना, एंटीवायरस ट्रीटमेंट के द्वारा डैमेज कंट्रोल करने के बाद हमने विंडो भी चेंज करनी है। देखते जाना, एंटीवायरस ट्रीटमेंट के द्वारा डैमेज कंट्रोल करने के बाद हमने विंडो भी चेंज करनी है। तो दोस्तों, विंडो चेंज करनी है, एंटीवायरस बहुत स्ट्रांग रखना है। जो हमारा दिमाग है वो सीपीयू है, इसमें पता नहीं कौन कौन सा कूड़ा, कौन कौन सा वायरस हमारे अंदर आते रहते हैं, बहुत से तरीकों से आते रहते हैं, बहुत से लोग इसमें वायरस डालते रहते हैं। और हमारा एंटीवायरस या तो होते ही नहीं, या बहुत कमजोर होता है, वो काम ही नहीं करता। हमें बहुत स्ट्रांग एंटीवायरस की जरूरत है ताकि हम उन ताकतों की पहचान करें जो हमारे अंदर वायरस डालती हैं। कोरोना चले जाएगा, कोरोना का वायरस भी चला जाएगा, बहुत जल्द मानव फिर जिएगा। पर जो दिमाग में हमारे वायरस चले जाते हैं ना, उसको निकलने में बहुत वक्त लगता है। लोगों के शरीरों से कोरोना निकल जाएगा, और कोरोना खतरनाक है भी नहीं था। हमारे पंजाब में तो किसान आंदोलन चल रहा है, हमारे पंजाब में तो रोज लाखों लोग सड़कों पे निकलते हैं, कहीं कोरोना नहीं उनके पास। बेसिकली कोरोना हमारे शरीर में कम गया था, हमारे दिमाग में ज्यादा चला गया था। उसका वायरस हमारे दिमाग में ज्यादा चला गया था। 24 घंटे टीवी के सामने बैठे थे हम, कोरोना 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 जपते थे, और सारा कोरोना हमारे हमारे दिमागों में चला गया। और अब तक हम आइसोलेशन और डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, कैसी कैसी जिंदगी जिए, क्या क्या नुकसान किया हमारा। अब हम पंजाब में देखो, हमारे किसान लाखों की गिनती पे सड़कों पे निकल रहे हैं। कोई कोरोना नहीं है, क्योंकि दिमाग से वायरस निकल गया। दिमाग में संघर्ष का वायरस आ गया है। वो लड़ रहा है, वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है, वो अपनी तकदीर बदलने के लिए जूझ रहा है, उसके पास कहीं भी कोरोना नहीं है। तो दोस्तों, मैं लगभग पूरा 1 घंटा हो गया आपके साथ बात करते। शायद मैंने अपनी बात में कह पाया हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात यही है कि संवेदना मर रही है। इस मर रही संवेदना के दौर में हम अपने आप को जीते रखने की कोशिश करिए। अंदर से जीते रखने की कोशिश करिए। जब मनुष्य का अंदर मर जाता है, तो मनुष्य का बाहर अपने आप मर जाता है। मन को स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस ने, मेरी एक 4 लाइनों की एक कविता है, एक शेर है कि कांटों का मतलब हर बार दरिंदगी नहीं होता। कांटों का मतलब हर बार दरिंदगी नहीं होता, फूलों का मतलब हर बार जिंदगी नहीं होता। जुड़े हाथों के पीछे भी छुपे होते हैं सैकड़ों राज। जुड़े हाथों का मतलब हर बार बंदगी नहीं होता। ये पहचानने की जरूरत है कि कौन सी बंदगी है और कौन सी दरिंदगी है। और ये तभी पहचानेंगे जब हम खुद संवेदनशील होंगे। मैं आपसे मेरा निवेदन है कि आप अगर मेरे इस आज 1 घंटे की वजह से थोड़ा सा भी हम सेंसिटाइज हो गए,
तो शायद हम एक अच्छी और एक बेहतर समाज वो कहते हैं उर्दू में 1-2 लाइनें हैं कि चमन में मुख्तलिफ रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो हम ही हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तुम और मैं और हम सारे एक चमन है, एक गुलदस्ता है, बहुत खूबसूरत जो सदियों से है। इस गुलदस्ते को अपनी खुशबुओं से और सुंदर करें और महकाएँ, ये कोशिश होनी चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। आपने मुझे मौका दिया। नरेश चंद्र सर, प्रवीण सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप अब अपनी बात को अपनी लाइव वीडियो का एंड कर रहा हूँ।